नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिनेश यादव। 2 दिन बाद दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार थम चुका है। दिल्ली में तीनों राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने खूब जोरों शोरों से प्रचार किया। आज चर्चा ये करेंगे कि किसके प्रचार में ज्यादा दम था और 3 तारीख को मतपेटियों के साथ किसकी किस्मत खुल सकती है। तो शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जाना जाता है, अभी तक के जो भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हुआ हो या इससे पहले के एमसीडी चुनाव में, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप चुनाव प्रचार में आई। हालांकि इस चुनाव से जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, वो चुनाव प्रचार से गायब थे, लेकिन फिर भी ग्राउंड में सौरभ भारद्वाज ने और आखिरी दिनों में आतिशी और संजय सिंह ने चुनाव प्रचार को काफी जोरों शोरों से किया। तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है आम आदमी पार्टी की? देखिए, साल 2025 जो रहा वो आम आदमी पार्टी के लिए विजय अच्छा नहीं रहा। लगातार उन्हें हार जो है झेलनी पड़ी। पहले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अगर मेयर का चुनाव लड़ा नहीं, अगर लड़ती आम आदमी पार्टी तो वो भी हार जाती। तो हार से बचने के लिए कि ब्रेकिंग खबर ना बने, तो इसलिए लड़ी नहीं। उसके बाद जब जोन के चुनाव हुए, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, वो आम आदमी पार्टी ने हारा। तो 3 हार के बाद ये चौथा बाई इलेक्शन है और इसमें भी जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है या पार्टी का फेस कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो दिल्ली के प्रचार में नजर नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस पूरी 12 सीट का जो बाई इलेक्शन लड़ा है और आखिरी के दिनों में, जैसे जब क्रिकेट की भाषा में कहें तो फिनिशर आते हैं और छक्का लगाकर मैच जिता जाते हैं, तो कुछ इसी तरीके से संजय सिंह और आतिशी का वो अंदाज हमें देखने को मिला। सौरभ भारद्वाज लगातार जो है टिकट बांटने से लेकर पार्टी की रणनीति, कैंपेनिंग का हिस्सा थे और उन्होंने भी जमकर प्रचार किया। लेकिन आतिशी और संजय सिंह ने जो आखिरी के 2 दिनों में प्रचार किया, उसमें जो भीड़ जिस तरीके से जुटी और हम भी जब ग्राउंड पर गए तो माहौल थोड़ा अलग सा, बदला सा दिखा। अब वो माहौल जो है वो वोटों में तब्दील होगा, रिजल्ट में तब्दील होगा आम आदमी पार्टी के फेवर में या नहीं, वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो उनका जो कोर वोट बैंक है और जिस पर चोट बीजेपी ने की थी जब बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वो बुलडोज़र का मामला हो, क्योंकि जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो दक्षिणपुरी आप ले लीजिए, वहाँ पर झुग्गी स्लम एरिया है, शालीमार बाग में है, अशोक विहार में है, चांदनी चौक में भी है, और उसके बाद अगर आप नारायणा चले जाएं तो नारायणा में भी है। तो जिस तरीके से जिन सीटों पर ये बाई इलेक्शन है, वहाँ पर ये जो लोग हैं, वोटर हैं, वो इस इशू से प्रभावित हुए थे। तो उस इशू को उठाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। हालांकि आम आदमी पार्टी इन 12 सीटों में से 3 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो ये आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि जो 9 बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं उस पर डेंट जो है किया जाए। लेकिन अगर हम इस 12 सीटों पर बाई इलेक्शन की बात करें तो देखिए, दक्षिणपुरी एक ऐसा वार्ड रहा जो बीजेपी ने आज तक नहीं जीता। तो और वहां पर 6000 से ज़्यादा मार्जिन से 2022 में भी आम आदमी पार्टी जीती। तो वहां पर जो है लड़ाई अभी भी एक तरफा नजर आती है, क्योंकि स्लम वोट ज़्यादा है, झुग्गी बस्तियों का वोट वहां पर ज़्यादा है। संगम विहार ए में जो है वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी, वहाँ पर एक्चुअली ट्रायंगुलर फाइट है। तो वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2022 के चुनाव में भी 9-10 हज़ार का मार्जिन था। ग्रेटर कैलाश में अच्छी फाइट में है आम आदमी पार्टी। यहाँ पर भी जो है अगर जो वहाँ पर लोगों की बातचीत है तो वहाँ पर भी एक अच्छी फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो सकती है। विनोद नगर में भी जो मनीष सिसोदिया की सीट रही है, वहाँ पर भी अच्छी फाइट है। इसी तरीके से मुंडका में भी जो लोकल प्रत्याशी वहाँ का दिया आम आदमी पार्टी ने, अनिल लाकड़ा के रूप में, तो वहाँ पर भी अच्छी फाइट है। नारायणा में भी अच्छी फाइट में है आम आदमी पार्टी। चांदनी महल जो है एक फंसी हुई सीट आम आदमी पार्टी के लिए बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर बगावत हुई और संजय सिंह लगातार जो है 2 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया, दोनों दिन वो चांदनी महल गए हैं। तो इससे पता चलता है गोपाल राय,
बड़े से बड़ा नेता जो है आतिशी नहीं गई वहाँ पर, लेकिन इमरान हुसैन, गोपाल राय और हाजी यूनुस जैसे तमाम विधायक और जो है खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार वहाँ गए। तो वो बताता है, वो तो आम आदमी पार्टी के लिए एक साख की सीट बन गई है, हॉट सीट भी बनी हुई है, वो हॉट सीट है। और आम आदमी पार्टी इस समय मतलब अगर ये चाह रही होगी कि चाहे भले ही वो सारी सीटें हार जाएं, और ऐसा उन्होंने कहा भी हमारे साथ बातचीत में कि हम भले ही सारी सीटें हार जाएं, लेकिन चांदनी महल की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को जीतनी ही है किसी भी हालत आपने उस सीट को कवर किया, तो ग्राउंड में क्या स्थिति लगी आपको चांदनी चौक, चांदनी महल सीट वहां की? पर जो है ना जो ट्रायंगुलर फाइट है, और ट्रायंगुलर फाइट में भी जो कांग्रेस है जो कुंवर शहजाद को टिकट दिया है, तो वो बहुत अच्छी फाइट वहां पर कर रहे हैं। शोएब इकबाल अलग से अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी अलग से अपना कैंडिडेट लड़ा रही है। 93% वहाँ पर मुस्लिम वोटर है, और ऐसे में वो मुस्लिम वोटर जो है अब आम आदमी पार्टी का जो था, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17,000 से ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की थी, अब वो शोएब इकबाल की तरफ भी जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि शोएब इकबाल को वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की हालत पिछले चुनाव में 2022 में बहुत पतली थी वहाँ पर, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट दिया कुंवर शहजाद, उन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया। जैसे देश में ऑक्सीजन मैन के नाम से बीवी श्रीनिवास फेमस हुए, कांग्रेस के उस समय के यूथ प्रेसिडेंट। ऐसे ही मटिया महल विधानसभा में कुंवर शहजाद ने लोगों की बहुत मदद की, पढ़े लिखे वो कैंडिडेट हैं, तो इस तरीके से वो भी अच्छा चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो भी उनके प्रचार में गए, तो वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट है और कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा वार्ड है जिस पर रिजल्ट बीजेपी तो वहाँ से नहीं जीत रही, बीजेपी फाइट में है नहीं, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय कैंडिडेट शोएब इकबाल का, इन्हीं तीनों के बीच में फाइट है। और वहाँ पर शोएब इकबाल जितने ज़्यादा वोट ले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को उतनी ही मुश्किल होगी, और यही आम आदमी पार्टी के लिए इस 12 सीटों में एक सीट ऐसी है जो बहुत सिरदर्द वाली सीट है, और उस सीट को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे घोड़े खोल दिए, सब नेताओं ने वहाँ पर प्रचार किया। और ऐसे ही चांदनी चौक में भी जो है आम आदमी पार्टी का वहाँ पर, क्योंकि विधायक है और पुनर्दीप सिंह साहनी वही पार्षद भी थे, तो वहाँ पर भी अच्छी फाइट है। ऐसे लेकिन जो डिचाऊ कला, नजफगढ़ और मुंडका जैसी जो सीटें हैं, वहाँ पर जो गांव की बेल्ट वाली सीटें, वहाँ पर कांग्रेस ने इस बार जो कैंडिडेट दिया वो वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी परेशानी, और बीजेपी को ज़्यादा लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा जाट बेल्ट का एरिया है, जाट दिल्ली का जो है या पूरे देश का, उसका रुख जो है बीजेपी की तरफ होता है। तो कुल मिलाकर 12 में से 6-7 सीट ऐसी हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी अच्छी फाइट में है, लेकिन वही है कि एक और हार का टैग जो है आम आदमी पार्टी 2025 में नहीं ले सकती है। तो आम आदमी पार्टी के लिए जीत तो वही होगी कि 3 सीट तो आम आदमी पार्टी की थी, तो उसे तो जीतना ही होगा, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा सीटें जीतती है आम आदमी पार्टी, तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक मोरल बूस्ट होगा विधानसभा चुनाव की हार के बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो इस साल हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें लेकर दिल्ली में सत्ता में आई, और तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, और अगले मतलब जो ये 10 महीने का वक्त है, इसमें जो सबसे बड़ा चुनाव है वो यही है, पहला सबसे बड़ा चुनाव। इस उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर एक वार्ड में प्रचार करने जा रही हैं। बीजेपी के विधायक, सांसद, नेता, मतलब दिल्ली बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस पूरे चुनाव में 12 सीटों पर लगी हुई है। ये चुनाव रेखा गुप्ता के लिए भी पहली अग्नि परीक्षा है, तो वो चाहती है कि इस परीक्षा को वो पूरे अंकों के साथ पास करे, इसलिए वो हर एक वार्ड में घूमी। शालीमार बाग से वो खुद पार्षद थी, वहां भी काफी जोर लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति इस उपचुनाव में बनी हुई है? देखिए, जैसा आपने बताया कि पूरी जो फौज है जी, चाहे दिल्ली सरकार की हो चाहे बीजेपी संगठन की हो, वो बीजेपी का पूरा संगठन और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार जो है इस 12 सीटों के बाई इलेक्शन में उतरी हुई थी। सांसद अलग से, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो कमलजीत सहरावत हो, चाहे वो हर्ष मल्होत्रा हो, चाहे वो योगेंद्र चंदोलिया हो, सभी सातों सांसद दिल्ली के, और उसके बाद पूरे दिल्ली सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, विधायक और बीजेपी का संगठन, ये सभी
पूरे जोरों शोरों से पूरा दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। और सोचिए बाई इलेक्शन है, वो भी निगम का। बिल्कुल। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि 8-10 महीने की जो रेखा गुप्ता की सरकार रही है, निश्चित तौर पर विधानसभा का जो चुनाव था वो रेखा गुप्ता के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। रेखा गुप्ता सीएम बनी। उसके बाद मेयर का जो इलेक्शन हुआ वो डायरेक्ट जनता ने नहीं किया, वो पार्षदों ने किया। उसके बाद जोन के जो इलेक्शन हुए वो भी पार्षदों ने किए। अब ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी रेखा गुप्ता के चेहरे पर डायरेक्ट इलेक्शन में जा रही है, जहां पर जनता वोट करेगी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी सारी सीटों पर लगभग जो है वो प्रचार किया। अब बीजेपी के लिए परेशानी ये है, हालांकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा महिला कैंडिडेट जो है इस चुनाव प्रचार में उतारा है, क्योंकि रेखा गुप्ता खुद जो है महिला हैं, सीएम हैं, और बीजेपी को महिलाओं का वोट मिलता है ज़्यादा। जो आप किसी भी राज्य के आंकड़े उठाकर देख लीजिए जहां पर बीजेपी जीती है हाल के सालों में। लेकिन अब परेशानी यह है कि दिल्ली में बीजेपी जो है वो फंस गई है, क्योंकि 2500 रुपये का जो वादा था वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों घेर रही है। अब बीजेपी के पास जो है वो जवाब नहीं है इसका। मुख्यमंत्री ने, हालांकि देखो मुख्यमंत्री को एक रैली में कहना पड़ा, उस पर सफाई देनी पड़ी, क्योंकि नेता उसी जिस मुद्दे पर वो फंसते हैं उसी पर सफाई भी देते हैं। तो जब बीजेपी फंसी, क्योंकि महिलाओं में गुस्सा है, महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि भाई वादा खिलाफी की गई है, 2500 रुपये अभी तक नहीं मिला, 10 महीने हो गए, और आपने कहा था कि 8 मार्च को मिल जाएंगे जैसे ही सरकार बनेगी। तो वो है, ऊपर से होली दिवाली गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कही थी, तो उस पर किसने रोक लगाई। अब आप अगर ये कहेंगे भाई खजाना खाली है तो फिर आपको वादा नहीं करना चाहिए था, और जब खजाना खाली है तो आपने 1 लाख करोड़ का बजट कैसे पेश कर दिया। तो कुल मिलाकर लोगों, महिलाओं का दिल्ली में इस बार हमने जो कवर किया उसमें यही देखा कि महिला जो है और उन महिलाओं ने, क्योंकि जो हमने जिससे बात की और जो 2500 रुपये वाला सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर नाराज़गी जाहिर की। तो मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि फिर विधानसभा में आपने क्या वोट दिया था बीजेपी को, तो उसमें से मोस्टली महिलाओं ने कहा हाँ हमने दिया था। तो अब अगर वो महिलाओं की जो नाराज़गी है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाती है तो जाहिर तौर पर नुकसान होगा। दूसरी परेशानी जो है बीजेपी के लिए ये है कि 9 सीटें, इन 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब वो तो 9 जीतनी ही जीतनी है, उसके अलावा जो 3 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की जीती हुई, उसमें भी सेंधमारी करनी पड़ेगी, जिसमें चांदनी महल तो आप हटा ही दीजिए, वहां पर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा बीजेपी का, क्योंकि डेमोग्राफी वहां की ऐसी है। अब रहेगी दक्षिणपुरी जो बीजेपी ने आज तक नहीं जीती, वो भी एक और परेशानी है। तो चांदनी चौक में ही कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन अपने जो 9 किले हैं उसको भी बचा के रखना होगा कि वहां पर सेंधमारी ना हो जाए। अब कांग्रेस भी वहां पर कई सीटों में, उन 9 सीटों में कांग्रेस भी कई सीटों पर काफ़ी मजबूत है, जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे, तो वहाँ ट्रायंगुलर फाइट बन रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए और खुद रेखा गुप्ता के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर चले, मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए, तो लोग यही कह रहे हैं कि जब से सरकार आई है सिर्फ ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। और अब देखते हैं, हालांकि बाई इलेक्शन हमेशा कहा जाता है कि सरकार जिसकी होती है उसके फेवर में ही बाई इलेक्शन जाता है, लेकिन एक गुस्सा जाहिर करने का भी ये चुनाव है, क्योंकि जो लोग खफा हैं सरकार से तो वो नाराज़गी भी जाहिर करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए इस चुनाव में परेशानियां ज़्यादा हैं, दबाव भी ज़्यादा है, और दूसरी बात यह कि जो 9 सीटें बीजेपी ने जीती वहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा था, तो उस मार्जिन को भी बरकरार रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बीजेपी 9 की 9 सीट अपनी 2022 की जीती हुई जीत भी लेती है, लेकिन मार्जिन कम हो जाता है, तो एक तरीके से नैतिक हार हुई वो बीजेपी की। तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस चुनाव में। ये बात हुई आम आदमी पार्टी और भाजपा की, लेकिन कांग्रेस की भी बात ज़रूरी है करनी। कांग्रेस के पास इस चुनाव में हारने को कुछ नहीं है, क्योंकि इन 12 सीटों में से कोई भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव उठा के देखेंगे तो कांग्रेस ने दिल्ली में खाता तक नहीं खोला है। ऐसे में कांग्रेस के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े हुए, और जब ये उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो हमने देखा कि जो बड़े बड़े कांग्रेस दिल्ली के नेता हैं वो मैदान से गायब थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा था तो ये सभी नेता वापस ग्राउंड पे नजर आने लगे, प्रचार करने लगे। हालांकि कई नेता तब भी नहीं दिखे जो विधानसभा चुनाव के वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने
अच्छी कैंपेनिंग की है, ऐसा ग्राउंड से आपने भी हमें बताया है और ग्राउंड से भी खबरें आई हैं। लेकिन क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस कोई उलटफेर कर सकती है? क्या खुद को एक तरह से दोबारा जीवित करने के लिए कांग्रेस इस चुनाव में कोई कमाल करने जा रही है? देखिए, अगर एक बात तो साफ है, अगर कांग्रेस का चुनावी परफॉर्मेंस दिल्ली में सुधरता है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि कांग्रेस का जितना वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास गया। अब हम अगर इस बाई इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस ने एक तो कई सीटों पर टिकट काफ़ी अच्छे बांटे हैं। कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, जो लोकल कार्यकर्ता है, ग्राउंड पर काम करने वाला, चाहे आप विनोद नगर में विनय शंकर दुबे को ले लीजिए, चाहे आप सुरेश कुमार चौधरी को ले लीजिए संगम विहार, जो निर्दलीय कैंडिडेट रहते हुए 7,000 वोट उन्हें 2022 में मिला था, जबकि कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था उसे 2,000 वोट मिला था। तो इस बार उन्होंने उस निर्दलीय को पार्टी में शामिल कराकर उसे टिकट दिया। तो संगम विहार और ये जो 12 सीटों का चुनाव हो रहा है, सबसे अच्छी रिपोर्ट जो है कांग्रेस के लिए वो संगम विहार से है, चांदनी महल से भी है, विनोद नगर से भी है। बाकी जो गाँव की सीट बेल्ट वाली सीटें हैं वहाँ पर जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डेंट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गांव में आम आदमी पार्टी के लिए नाराज़गी है, क्योंकि उनकी सरकार रहते हुए गांव में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। और हमने ये विधानसभा चुनाव में भी देखा कि गांव की जो बेल्ट वाली जितनी विधानसभा सीटें हैं आउटर दिल्ली की, उस सब पर बीजेपी जीती, सब पर बीजेपी जीती, एक तरफा एक लाइन से। तो वहाँ पर कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का खेल भी बिगाड़ रही है और कई जगह खेल में भी है। चांदनी चौक में जो अजय कुमार जैन हैं वो भी वहाँ के एक तो जैन समुदाय से आते हैं, व्यापारी समुदाय से आते हैं, और अच्छा व्यापारियों के बीच में अच्छा उनका स्ट्रांग होल्ड है, तो वहाँ पर भी कांग्रेस अच्छा कर रही है। इस बार ग्राउंड पर कांग्रेस के लिए जो हमने अलग देखा वो ये कि हवाई प्रचार नहीं था। कांग्रेस के लिए देखा कि भाई कहीं पर एक बड़ी रैली कर ली और उसके बाद जो है माहौल बना दिया, उसके बाद ठीक है। लेकिन इस बार बहुत ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस ने इन 12 सीटों पर प्रचार किया, गली गली में जाकर जो है पदयात्राएं की, और उस पदयात्रा में भीड़ भी अच्छी खासी जुटी और संगठन को एकजुट रखा। इस बाई इलेक्शन में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता, वो जो आम आदमी पार्टी में कभी चले गए थे, हमें ग्राउंड पर वो भी कार्यकर्ता मिले जो कभी आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वो दोबारा कांग्रेस में वापस आए हैं। तो कांग्रेस ने कई सीटों पर टिकट अच्छे बांटे और चुनाव भी जो है प्रचार भी अच्छा किया। अब रिजल्ट उनके फेवर में आता है या नहीं आता, लेकिन कांग्रेस के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए ये है कि जैसे हमने विधानसभा में देखा कि 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने डेंट किया, ऐसे ही अगर 2022 के मुकाबले कांग्रेस किसी भी सीट पर अगर अपना वोट परसेंटेज बढ़ाती है तो निश्चित तौर पर वो आम आदमी पार्टी से ही वोट आएगा और आम आदमी पार्टी को वहाँ पर नुकसान होगा। तो कांग्रेस का यही है कि अभी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है, वो सीटें जीतने के लिए नहीं। क्योंकि हमने भी कल देवेंद्र यादव से बात की, हमने उनसे पूछा कि लड़ाई किससे है आपकी, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है जी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में किसी सीट पर उलटफेर हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन साफ तौर पर अभी कांग्रेस का एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से दिल्ली में कांग्रेस के वोट शेयर को बढ़ाया जाए, और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटेगा और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। संगठन के लिए कांग्रेस काम करे, जो इस चुनाव में देखा, कितना उसको फायदा होगा कितना नुकसान होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में प्रचार खत्म होने के बाद 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस फाइट में है। अब ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा कि किसका संगठन जमीन पर जबरदस्त प्रचार करने में कामयाब रहा, कौन अपनी बातों को, मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में कामयाब रहा। ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली उपचुनाव का प्रचार थम चुका है और 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को 12 सीटों पे मतदान होना है। तकरीबन 7 लाख वोटर्स इन 12 सीटों पर अपने मत का उपयोग करेंगे और अपना पार्षद चुनेंगे। ये चुनाव 2 साल के लिए हैं क्योंकि 2027 में दोबारा एमसीडी के चुनाव होने हैं। लेकिन ये चुनाव इस वक्त काफ़ी, पूरी देश की नज़र इस चुनाव में इसलिए क्योंकि रेखा गुप्ता के लिए ये पहली अग्नि परीक्षा है और आम आदमी पार्टी के लिए इस साल का ये काफ़ी बड़ा चुनाव हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, मेयर चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और वहीं कांग्रेस के लिए भी। अब देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी तो किसकी किस्मत चमकेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।